आप ऐसे करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी आएगी। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब आप एक साथ उन 4-5 सेट्स का एनालिसिस करेंगे तो आपको आपकी कमियां खुद ही पता चलेगी। जैसा कि आपको पता है, जिनके हौसले बुलंद होते हैं, जिनके इरादों में जान होती है, वो हर हालत में अपनी लक्ष्य को, अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। और जो कठिन परिश्रमी लोग होते हैं, दिल से मेहनत करते हैं, दिल से परिश्रम करते हैं, वो अपने मुकाम को हासिल जरूर करते हैं। और उन्हीं में से हमारी एक विद्यार्थी हैं दीक्षा जमोली, जो कि आज हमारे सामने यहाँ पर हमारे स्टडी पॉइंट में आई हुई हैं। तो मैं दीक्षा के बारे में ब्रीफ आपको बता देती हूँ। दीक्षा हमारे स्टडी पॉइंट ऋषिकेश की हमारे एक छात्रा रही है। यहाँ से इन्होंने वेरियस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया है और रिसेंटली इन्होंने 2 बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, जिसमें एक इनका ESIC में इनका UDC अपर डिविजनल क्लर्क में इनका सिलेक्शन हुआ है और दूसरा इनका IDBI बैंक में ऑफिस असिस्टेंट के पद के लिए चयनित हुई है। तो सबसे पहले दीक्षा को ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में आपने जहां से स्टार्ट किया था और आज यहाँ पे आप पहुंची हैं, इसके बीच में बहुत पड़ाव आए होंगे, बहुत उतार, बहुत चढ़ाव, बहुत सारे संघर्ष, बहुत अच्छी चीजें भी। तो मैं आपकी उस जर्नी को लोगों को दिखाना चाहती हूँ और आपके जैसे ना जाने कितने स्टूडेंट्स जो कि आज प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, यहाँ पर आप बैठ रहे हैं, उनके लिए दीक्षा एक एग्जाम्पल हो सकती है। तो चलिए दीक्षा से बात करते हैं। सबसे पहले दीक्षा अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम दीक्षा जमोली है, मैं ऋषिकेश से बिलोंग करती हूँ एंड मेरी क्वालिफिकेशंस है MSc मैथमेटिक्स। आपने कब से प्रिपरेशन करने के लिए स्टार्ट किया और बेसिकली क्या चीज आप, क्या मोटो या क्या लेके चले थे, लक्ष्य आप ये कह सकते हैं कि आपको क्या करना है और किस चीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे? मैंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो ग्रेजुएशन लेवल से ही हमने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। बहुत एग्जाम्स दिए बट बेसिकली आप किसके लिए फोकस थे? हम लोग बैंक एंड इंश्योरेंस के लिए हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की, बट हमें उस मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पाया जैसे हमारी मेहनत थी। तो हमने उसको भी साइड बाय साइड रखा और प्रिपरेशन चालू की, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए, अपनी कमियां देखी, कमियों को सुधारा, फिर फाइनली रिजल्ट आया। तो जैसे कि बता रही हैं दीक्षा कि उन्होंने पहले BSc की ग्रेजुएशन में ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था प्रिपेयर करना। बाकी बच्चे इससे सीख सकते हैं कि अगर आपको कुछ करना है तो आप समय का इंतजार ना करें, बल्कि शुरुआत से ही उसके लिए प्रयास करना शुरू कर दें। तो दीक्षा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने जैसे बताया आपने बहुत सारे एग्जाम्स दीजिए उस वक्त, तो क्या उनमें सफलता मिली या क्या आपको दिक्कतें नजर आई कि क्यों नहीं हो रहा मेरा? सबसे पहली बात होती है कंसिस्टेंसी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो हम पढ़ाई तो करते हैं, हम लोग स्टडी भी करते हैं, बट वो जो प्रॉपर स्टडी, जो स्ट्रेटेजी चाहिए होती है किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, अगर वो आप लोगों के पास नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितना भी पढ़ें। तो स्ट्रेटेजी होनी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी में मेरी थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने उसको मैनेज किया। मैंने खुद को समझाया, नहीं अगर करना है, तुम्हें रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ओके, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी, लगातार आपको लगे रहना है। तो दीक्षा, आपको इतनी सारी दिक्कतें आई, फिर आपने PR के स्टडी पॉइंट ज्वाइन किया। हालांकि मैं वहां उस वक्त नहीं थी, बाकी हमारे सारे सीनियर्स, हमारी फैकल्टीज ने आपको पढ़ाया है। तो दीक्षा, कैसे विचार आया कि मुझे स्टडी पॉइंट ज्वाइन करना चाहिए और किसके कहने पर आपको, किसके सजेशन पे आपको इतना मतलब महसूस हुआ कि नहीं मुझे जाना चाहिए और वहां पे रिजल्ट ओरिएंटेड काम होता है? जी, मुझे मेरे कॉलेज फ्रेंड था, उसने मुझे सजेशन दिया था कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं हो रहा है तो आप गाइडेंस लीजिए। और मुझे इस चीज में कोई प्रॉब्लम भी नजर नहीं आती कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मैं आई, मैंने देखा, डेमो क्लासेस ली, मुझे अच्छा लगा कि हाँ अच्छा है, मैं कर सकती हूँ। तो मैंने कम्युनिकेट किया, ज्वाइन किया एंड क्लासेस भी ली। तो मैंने अपने आप पे वर्क किया। जो प्रॉब्लम थी, मुझे सॉल्यूशन कुछ के नहीं पता थे, तो मुझे यहाँ पे आकर फैकल्टीज ने, एनवायरनमेंट ने बहुत फर्क पड़ता है, तो उन्होंने मुझे काफी हेल्प किया, मोटिवेट किया। तो दीक्षा कहना चाहती हैं, दीक्षा का कहने का मतलब है कि अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, आपको लगता है आप सही रास्ते पर हैं, आपके पास वो स्ट्रैटेजी है, आपके पास वो एजेंडा है, आपके पास वो कंसेप्ट है जिससे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, देन गो फॉर इट। यू डोंट नीड टू ज्वाइन अ कोचिंग सेंटर। बट अगर आपको एक सिंगल चीज में
बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, उसी चीज को आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं और अगली बार उसमें फिर से आपको नाकामी मिलती है, तो आपको गाइडेंस की जरूरत है। जैसा कि दीक्षा ने समय रहते कदम उठाया, उन्होंने समय रहते हुए कोचिंग ज्वाइन किया, अपनी कमियों पर उन्होंने वर्क किया और उसके बाद में दीक्षा आज हमारे बीच में एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में बैठी है। तो दीक्षा, आप जब यहाँ पर आई तो आपने जैसा एक्सपेक्ट किया था कि जब भी होना चाहिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो कि सब कुछ प्रोवाइड होना चाहिए, मैं सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट की पीआर के स्टडी पॉइंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऑल ओवर सब चीज को लेके मैं चल रही हूँ कि किस तरह से आपको लगा कि सचमुच कहाँ आप लैग कर रही थी और किस मेन चीज पे आपको यहाँ पर आकर एक्चुअल पता चला कि नहीं मुझे ऐसे करना चाहिए था शुरुआती दौर में, तो मैं और जल्दी सफल हो सकती जी। तो स्टार्टिंग से देखिए, नॉलेज करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। मतलब नॉलेज आप लोग गेन कर सकते हैं, आप बुक्स कर सकते हैं, जैसे मैथ्स, मतलब कोई भी बुक जैसे आप करते हैं तो आप एक दो बार करेंगे तो आप उसमें कर सकते हैं अच्छे से, मतलब वो आपको रट जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, ये कर सकते हैं। पर वही चीज होती है ना कि स्ट्रेटेजी होती है, मतलब आप तो यहाँ पर बेसिकली आपको स्ट्रैटेजीज के बारे में, कंसेप्ट बिल्डअप करने के बारे में आपको बताया गया है। तो जब आप यहाँ पर आए, आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो और आपने फिर एग्जाम्स में अपीयर हुए होंगे, तो कैसा आपको इम्प्रूवमेंट खुद में देखने को लगा, या आपने कैसे, ऐसा तो नहीं है कि तुरंत कोचिंग ज्वाइन करते ही पहला एग्जाम क्लियर हो जाए, ऐसा तो नहीं है, वास्तविकता यही है ना। जब आपने देखा कि आपके अंदर कमियां हैं, तो कमियां धीरे 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 सुधारी जाती हैं, जो कि हर जगह होता है और हर किसी के साथ होता है। तो दीक्षा ने भी, अब सीधी सी बात है, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे, आप सोचे अब मैंने ज्वाइन कर लिया है, पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा, ये तो पॉसिबल, संभव ही नहीं है। तो दीक्षा ने भी वही किया, इन्होंने प्रिपेयर किया, करती रही और इन्होंने कठिनाइयों का भी सामना किया, हर्डल्स के भी सामने किए, और उसके बाद में भी कई सारे एग्जाम्स आपके, जैसा आप कह रही थी मुझसे कि नेगेटिव आपको देखने को मिला, पॉजिटिव रिजल्ट मिला, लेकिन अंततः बाद में आप क्योंकि कंसिस्टेंट रही, जो आपका कहना है, उसके बाद कंसिस्टेंसी की वजह से आज आप यहाँ पर है। तो दीक्षा, ज्यादा इस बारे में बात नहीं करते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आपको पता है बैंकिंग एग्जामिनेशन का कितनी सारे स्टूडेंट्स हर साल अपेयर होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बैंकिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर हाल में हर साल वैकेंसीज ओपन करता है, और सिर्फ इसी कारण से सारे बच्चे बैंकिंग और इन सब चीजों में ज्यादा भागते हैं, क्योंकि हर साल वैकेंसी निकालता है। तो दीक्षा, आपको पता है, जैसे आप हम सभी जानते हैं, इसका जो पैटर्न है प्रिलिमिनरी प्लस आपका मेंस प्लस इंटरव्यू, तो आपको क्या लगता है दीक्षा कि एग्जाम को प्रीलिम्स, सबसे पहले तो जो मेन फोकस होता है प्रीलिम्स होता है, तो जब आप प्रिपेयर कर रही थी, जब आपने शुरुआती दौर में जब तैयारी कर रही थी, तो आपको क्या लगा कि प्रीलिम्स के लिए वो सटीक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि आपको पता है आजकल की समस्या क्या है, आप में से जो सभी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे जो प्रिपेयर करें, वो जानते कि ना जाने कितने अटेम्प्ट में हमारा प्री ही क्लियर नहीं होता, तो वो क्या सटीक स्ट्रैटेजी आपने अपनाई दीक्षा, वो क्या चीज थी, कैसा टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने कि आपको फिर इसमें सफलता मिली? प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपने क्या किया? प्रीलिम्स जो है वो मांगता है प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम के एक दो दिन पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होता। आपको पहले से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करनी, पहले में भी आपका नाम होगी, इतनी स्पीड नहीं बढ़ेगी, बट आगे जाके आपकी स्पीड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये वो फैक्ट है। एंड रीजनिंग में तो देखिए पजल्स होती है, 3-4 पजल्स आती हैं, तो उनकी अगर आप बैक टू बैक प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो तुरंत बन जाती है, मतलब लगभग 5 to 6 मिनट्स में आप सारी पजल बना देंगे उसमें। और जो मिसलेनियस होते हैं वो तो इजीली हो ही जाएंगे, उसकी अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एंड जो मैथमेटिक्स है उसकी DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, कितने मार्क्स है, मतलब स्कोरिंग होते हैं वो, तो उनकी आप एक साथ, मेरा मतलब है कि एक साथ आप एक चीज की करिए प्रैक्टिस, तो उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। मतलब ऐसा नहीं कि पहले आप DI कर रहे हैं फिर मिसलेनियस कर रहे हैं, नहीं, आप ऐसे करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी आएगी, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जब आप एक साथ उन 4-5 सेट्स का एनालिसिस करेंगे तो आपको आपकी कमियां खुद ही पता चलेगी। तो ये तो प्रीलिम्स की बात हो गई। मैं ये जानना चाहती थी कि बच्चों में जो एक घबराहट होती है इंग्लिश को लेके, या कुछ बहुत ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं कि इंग्लिश तो बहुत कठिन नहीं है, इंग्लिश आसानी से हो जाएगी, तो दीक्षा सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपका कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा मजबूत है? मेरा सबसे ज्यादा मजबूत आई थिंक इंग्लिश ही था। इंग्लिश ही था, जी हाँ। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट था? जी हाँ, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा। एक्चुअली इंग्लिश में ये है कि आपको इतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, मतलब आप न्यूज़पेपर भी अगर पढ़ लेना, बट न्यूज़पेपर कंपलसरी है, मतलब न्यूज़पेपर तो मस्ट है,
वो आपको पढ़ना ही है। अगर आप स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट करें, एक दो आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं तो भी वो सही बैठता है। अगर आप पूरा एडिटोरियल पेज पढ़ लेते हैं तो भी वो अच्छा बैठता है, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, जो कॉम्प्रिहेंशन होता है ना, वो न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल हम उससे रिलेट कर सकते हैं कि वो ऐसा आता है, उससे हमारी रीडिंग स्पीड बढ़ती है। एग्जैक्टली ये चीज दीक्षा की नोट करने वाली है। दीक्षा ने कहा जो आर्टिकल, जो बच्चे ना न्यूज़पेपर का नाम सुन के उगते हैं कि नहीं उसको कैसे पढ़ना है, कैसे हम नहीं पढ़ सकते, तो दीक्षा ने जो चीज कही, एकदम सटीक बात जो दीक्षा ने बोली, वो उन्होंने कहा कि न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल जो है उसको आप उस कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज आता है उससे आप रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि आपने मोस्टली देखा होगा कि ज्यादातर इकोनॉमी रिलेटेड या वॉर रिलेटेड या जो करंट इश्यूज होते हैं उनका किसी और कंट्री से रिलेट करके ही आपका वो पैसेज आपको दिया जाता है, और वो वहां आपको डिफिकल्ट इसीलिए अपीयर होता है क्योंकि आपकी रीडिंग हैबिट्स नहीं होती। तो ये दीक्षा, आपकी रीडिंग हैबिट्स, आपने कैसे रीडिंग हैबिट डेवलप की, या आपकी पहले से ही रीडिंग हैबिट्स क्या था? रीडिंग हैबिट्स, मुझे पहले से इंटरेस्ट था रीडिंग में। मैं स्टार्टिंग जब मैं स्कूल में थी अपने 12th स्टैंडर्ड में, तो मैं नॉवेल्स वगैरह पढ़ती थी तब भी। बट न्यूज़पेपर्स मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने न्यूज़पेपर तब स्टार्ट किया पढ़ना। तो मैंने देखा कि न्यूज़पेपर से ना ही मेरी कॉम्पिटिशन्स की जो इंग्लिश है वो कवर हो रही है। इनफैक्ट जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा देखने का पर्सपेक्टिव है, जो आजकल चल रहा है, जैसे करंट इश्यूज होते हैं, तो उसमें एक अलग पर्सपेक्टिव बनता है, तो उसका भी मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। और कंपटीशन तो हो ही जाएगा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो आपका हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा, जो उसमें करेक्शन के लिए आते हैं उसमें भी आपका हो जाएगा। आप एक लाइन रीड करेंगे ना, आपको अगर रीडिंग हैबिट है न्यूज़पेपर की, तो आपको पता चल जाएगा कि इस लाइन में एरर है कहाँ, और वो आपका गलत नहीं होगा। आप ट्रस्ट मानिए कि आप अगर उसको करेंगे, एक बार इसको ट्राई करिएगा कि ऐसा होता है। और वोकैबुलरी वो तो हो ही जाती है। द हिंदू से, मैं द हिंदू रेफर करती थी, रेगुलर पढ़ती थी मैं, तो द हिंदू से वोकैबुलरी से अच्छा तो मुझे लगता नहीं कि अभी बैंक और इंश्योरेंस में उससे बेटर कोई न्यूज़पेपर है। जी। सो दीक्षा, आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप बताया आपने कि आपका इंग्लिश पोर्शन बहुत स्ट्रांग है, तो बच्चे ना इस चीज को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं कि ग्रामर पे ज्यादा फोकस किया जाए, रीडिंग पे ज्यादा फोकस किया जाए, क्या पेपर ग्रामर ओरिएंटेड आता है या रीडिंग ओरिएंटेड आता है, या किस दिशा में मुझे करना चाहिए? तो आपको क्या लगता है कि ग्रामर ओरिएंटेड बहुत ज्यादा होता है या आप कॉम्प्रिहेंसिव होता है, आपको कैसा लगता है? मुझे लगता है कि कॉम्प्रिहेंसिव होता है, क्योंकि ग्रामर हर जगह पे नहीं आती। मतलब ऐसे जो थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं वो हर जगह पे यूज नहीं करते, पर जो नॉर्मल इंग्लिश होती है वो आपको हर जगह देखने में मिलेगी। जैसे आपका सपोज रीजनिंग भी आपकी, तो उसमें भी तो इंग्लिश ही आती है, बिल्कुल, है ना? तो वो इंग्लिश वो भी तो कॉम्प्रिहेंशन ही, जो आपको पजल मिलती है 1 पैरा की, वो भी एक पजल, वो भी इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन टाइप ही है। तो आपको न्यूज़पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं हेल्प कर रहा है, वो आपको रीजनिंग में भी हेल्प कर रहा है, वो आपको मैथ में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि जितनी जल्दी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उतनी जल्दी आप भी हेल्प कर रहा है। जी हाँ, जीएस में भी हेल्प कर रहा है, वो आपको हर चीज में हेल्प कर रहा है। ऊपर से आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी होती है, क्योंकि जब आप रेगुलर किसी चीज को वो करते हैं तो वो आपका आ जाता है। ये भी मैंने अपने में नोट किया है। तो देखिए, ये दीक्षा का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं और ये सोचते हैं कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ना उबाऊ है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाएगा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा या मैं कर नहीं पाऊंगा, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी आपने सक्सेसफुल बच्चे जो कि बैंकिंग के लिए सिलेक्ट होके आते हैं, आपने सब में एक बात कॉमन सुनी होगी, रीडिंग हैबिट। तो दीक्षा, आपका भी यही मानना है कि अगर आपको इंग्लिश क्लियर करना है, सेक्शन कट ऑफ क्लियर करना है, तो आपको रीडिंग हैबिट हर हाल में डेवलप करनी होगी? नहीं करते हैं तो कीजिए और शुरुआत कर दीजिए। बट ये होता है कि जैसे ऐसा होता है स्टार्टिंग में जब हमने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया था, तो ऐसा नहीं होता कि आप फर्स्ट ही फ्लो में सारा न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे। आपको थोड़ा करके करना होता है स्टार्ट, एंड देन अब जैसे दीक्षा ने ये बात बहुत सही बोली, क्योंकि दीक्षा की इंग्लिश पहले से स्ट्रांग थी तो उनको कम समय लगा होगा उस चीज को कैप्चर करने में। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक होती है या बिलो देन एवरेज होती है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे छोटे छोटे में स्टार्ट करना पड़ेगा और पूरा करना पड़ेगा। चलिए हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, रीजनिंग। आपको पता है रीजनिंग में बच्चे जितने मिसलीनियस टॉपिक्स जो होते हैं उसमें तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और उसको उनको इजी भी लगता है, उसमें उनको लगता है वो टाइम टेकिंग भी कम। लेकिन पजल, अब आपको पता है कि जो एग्जामिनेशन है वो पजल ओरिएंटेड ज्यादा हो रहा है। एटलीस्ट 3 से 4 पजल तो प्रीलिम्स में आराम से पूछने लगे हैं। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है, जरा हमें शॉर्ट में समझाइए क्या स्ट्रैटेजी? पजल्स को लेकर जो मेरी स्ट्रेटेजी रही है वो
पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, तो पढ़ते साथ ही आप लोग दिमाग में बिठा लें कि अच्छा ये ऐसा ऐसा पॉइंट है। तो कुछ जैसे प्रीलिम्स में तो खैर फिर भी थोड़ी इजी लेवल की आती है कि उनको बना बना के, जैसे अब अगर आप 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ भी लेते हैं जिनको प्रैक्टिस नहीं है तो उनका भी वो हो जाता है, मतलब वो लोग सीधा डायग्राम में बिठा के पजल बना लेते हैं, उनका विद इन 1 मिनट 1.5 मिनट इससे ज्यादा नहीं लगता है। तो रीजनिंग में आपको क्या लगा, आपको यहाँ से कैसे हेल्प मिली सर लोगों से, आकाश सर जैसे रीजनिंग पढ़ाते थे आपको, तो क्या लगा आपको कि किस तरह से, क्या उनका क्या मूल मंत्र जिसे कहते हैं, या क्या फंडा, क्या कंसेप्ट उन्होंने ऐसा दिया जो आपको एग्जामिनेशन में काम? एग्जामिनेशन में जो उन्होंने मुझे मूल मंत्र दिया वो ये दिया कि आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, क्योंकि आप किस एक पजल है वो आपसे कुछ चीज डिमांड कर रही है कि आपको इस तरह से नहीं, आपको मेरी तरह से चलना पड़ेगा, तो आपको उसकी तरह से ही चलना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या रहते हैं, हम जैसे हैं तो हम लोग हमने भी उसमें बहुत टाइम वेस्ट किया कि नहीं ये ऐसे ही होगी, ये हमारा तरीका है, ये ऐसा है ट्रेडिशनल तरीका जी, तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, भले वो कितना भी टाइम ले। ऐसा नहीं होता, हमें फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है कि जो हमसे जैसा डिमांड कर रहा है हमें उसे वैसा देना, तभी वो हमें वैसा रिजल्ट देगा जैसा हम चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, अदरवाइज आप करते रहेंगे और कुछ नहीं होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो बहुत बड़ी बात कही दीक्षा ने। और दीक्षा, आपको क्या लगता है कि पजल्स जब हम प्रैक्टिस करते हैं एग्जामिनेशन में, कई बार क्या होता है कि पजल अच्छे बच्चे जो बहुत लगे रहते हैं उनका भी कई बार टाइम की वजह से वो लैक कर जाता है सेक्शन, आप कितना इंपॉर्टेंट मानती हैं पजल्स के लिए या पूरे रीजनिंग सेक्शन के लिए प्रैक्टिस को? कितना आपने कैसे किया इसको, आपकी कैसे प्रैक्टिस रही, या आपने ज्यादा प्रैक्टिस में ये चीज अचीव की, कैसे किया आपने? मैंने बहुत प्रैक्टिस की, मतलब रीजनिंग में मैंने अलग अलग सेक्शंस लगाए थे, मतलब एक तरफ मैं सिर्फ पजल्स करती थी और सेकंड साइड मैं सिर्फ मिसलेनियस करती थी, क्योंकि मुझे ये था कि जो पजल्स हैं अगर मैं जैसे एक पजल करती हूँ मिसलेनियस करती हूँ तो वो जो चेंज आता है क्वेश्चन से क्वेश्चन के टाइप में, तो उस चेंज में मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था। तो इसलिए मैं अगर पजल्स कर रही हूँ तो वो मेरा एक फ्लो बताता था